हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को भी बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने चैनल सी ए पी एफ विद कुमार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सी ए पी एफ का एक पी वाई क्यू सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट 2024 से लेकर 2019 तक के जितने भी पी वाई क्यू उनको सब्जेक्ट वाइज फॉर्म में कर रहे हैं। इस सीरीज़ में सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स को उठाया था और इकोनॉमिक्स के सारे वीडियोज़ कंप्लीटेड हैं और उसके जो भी पीडीएफ वगैरह हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं। आप चाहो तो जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हमने साइंस को शुरू किया था। साइंस के ऑलरेडी 4 पार्ट पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें हम 2021 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। इसी सीरीज़ का ये 5th पार्ट होगा, जिसमें हम 2020 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में इस तरीके के और भी कंटेंट को आप मिस ना करो। और साथ ही अगर आपको लगता है मुझे किसी और दूसरे कंटेंट की आवश्यकता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। चलिए सीधे वीडियो को आज की हम शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज़ करेक्ट। तो ये जो फ्रीली अंडर बोला हुआ है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्री फॉल के बारे में बोला हुआ है। किसके बारे में? फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल के हम क्लास 9th की एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, मोशन वाले चैप्टर में, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ते हैं। क्लास 9th की एनसीईआरटी में ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है उसमें हम फ्री फॉल के बारे में पढ़ते हैं। ये उस वहाँ से उठाया हुआ है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है जीरो एक्सेलरेशन ऑलवेज इम्प्लाइज जीरो वेलोसिटी। ऐसा नहीं है कि ये बोल रहा है कि जीरो एक्सेलरेशन जब भी होगा उसका मतलब जीरो वेलोसिटी, ऐसा नहीं है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है जीरो एक्सेलरेशन हैज़ नो रिलेशन विथ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी गलत है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता ही क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका संबंध तो वेलोसिटी से तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है जीरो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंस नेसेसरली मीन्स जीरो एक्सेलरेशन एट डेट इंस्टेंस। तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो अब देखो 3 गलत हो गए, तो चौथा वाला तो हमारा सही होने ही वाला है, तो ये वाला तो सही है हमारा। फिर देखते हैं एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एट ऑल थ्रू आउट द फ्री फॉल। तो ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। उसका कारण क्या है? जी कांस्टेंट है। इन पे जो लगने वाला फोर्स है ना वो जी है, और जी क्या है? कांस्टेंट। तो इस वजह से एक्सेलरेशन भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इस केस में आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये मैंने आपके लिए ये कटआउट भी रखा हुआ है एनसीईआरटी का, जहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय सेम सोर्स। अब ये बोल रहा है कि ये मैग्नेट है फॉर एग्जांपल, इस मैग्नेट से कोई भी फील्ड लाइन निकल रही है तो उसके बारे में बोल रहा है। जैसे ये फील्ड लाइन निकली हुई है, ये फील्ड लाइन निकली हुई है, ये फील्ड लाइन निकली हुई है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली हुई है। तो इनके बारे में पूछ रहा है कि सेम सोर्स से निकली है, तो उनके बारे में प्रॉपर्टीज़ में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है नेवर इंटरसेक्ट। तो सिंपली सबसे पहला ही आंसर हमारा ऑप्शन ही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये जो फील्ड लाइन सेम सोर्स से निकलती है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठना चाहिए आगे के लिए कि अच्छा ये इंटरसेक्ट नहीं करती तो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, वाई आपके मन में आना चाहिए। तो इसका कंसेप्ट ये है कि अगर ये किसी भी पॉइंट ऑफ सोर्स पे अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो उस जगह पे 2 डायरेक्शन दिखाएंगी। क्या दिखाएंगी? 2 डायरेक्शन शो करेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ज़्यादा टेक्निकल में आपको पढ़ना नहीं है। अगर ये इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो वहाँ पे 2 डायरेक्शन दिखेंगी और 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। आगे मैंने इसका कंसेप्ट भी रखा हुआ है। देखो ये सेम जगह से निकल रही हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, देखो। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है नो 2 फील्ड लाइन्स फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। कभी क्रॉस नहीं करती। इफ़ दे डिड इट वुड मीन डेट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास निडल वुड पॉइंट टूवर्ड द डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन शो करेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सिंपल। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लेमिंग रूल इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है।
एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ये दिया हुआ है हमारे क्लास 10th की एनसीईआरटी में, सिंपल लाइन में दिया हुआ है, तो इसके लिए हम वहाँ से इसको देख सकते थे। जो मैग्नेटिक वाला चैप्टर है क्लास 10th की एनसीईआरटी, वहाँ पे ये दिया हुआ था, तो आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, बाकी ऑप्शन सीधा ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये मैंने दे भी रखा है आपके लिए कि भाई कैसे ये बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोशन इज करेक्ट। अब ये मोशन के बारे में पूछा हुआ है, तो ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये दिया हुआ है टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। ये क्या है, रेटिलिनियर मोशन एक टाइप होता है, दूसरा मोशन होता है सर्कुलर टाइप ऑफ मोशन, तीसरा मोशन होता है रोटेशनल मोशन, चौथा मोशन होता है पैरियोडिक मोशन। अब यहाँ पे क्या है, ये जो पैरियोडिक टाइप का जो मोशन है उसके टाइप्स भी दिए हुए हैं। सिंपल हार्मोनिक एक टाइप है मोशन का, दूसरा है सिंपल पेंडुलम टाइप, तीसरा ये जो दोनों हैं, ये दोनों के दोनों किसके टाइप हैं, पैरियोडिक मोशन के टाइप्स हैं। अब इस कंडीशन में देखो ये टाइप इसके हमें पता चल गया, सिंपल हार्मोनिक इसका टाइप है और सिंपल पेंडुलम भी इसका टाइप है। अब जरा हम ऑप्शंस को देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ऑल दी पैरियोडिक मोशंस आर नेसेसरली सिंपल हार्मोनिक। तो क्या बोल रहा है कि पैरियोडिक मोशंस जितने भी हैं वो सब के सब क्या हैं, सिंपल हार्मोनिक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो मोशन है वो सब के सब क्या है, सिंपल हार्मोनिक है। तो ऐसा तो नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल दी सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर नेसेसरली पैरियोडिक मोशन। अब इसमें क्या बोला है इसने कि जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो सबके सब क्या है, पैरियोडिक। हाँ ये सही बात है, क्योंकि पैरियोडिक मोशन बड़ा दायरा है, उसके अंदर आते हैं सिंपल हार्मोनिक, उसके अंदर आता है सिंपल पेंडुलम। तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है SHM, ये सारा का सारा किसका पार्ट है, पैरियोडिक मोशन का। तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है और उसमें करेक्ट ही पूछा हुआ था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सीधे, द रडार यूज्ड बाई पुलिस टू चेक द ओवर स्पीड व्हीकल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन जनरली हम कहीं पे इस टाइप से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, तो इन्होंने सिंपल पूछा है कि पुलिस जो यूज़ करती है ओवर स्पीडिंग के लिए व्हीकल को चेक करने के लिए, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो वो डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड है। ठीक, ये जनरली आप पढ़ोगे भी नहीं, ठीक है। सीधे हम देख लेते हैं, आगे के लिए हमें पता क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये डॉपलर इफेक्ट क्या करता है कि द डॉपलर इफेक्ट इज द चेंज इन फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ वेव एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू सोर्स ऑफ मूव। जैसे कि मान लो ये कार है, ये कार है, मेरी ड्राइंग कुछ खास हो नहीं सकती लेकिन आप समझ लीजिए ये कार है, ये कार मूव कर रही है ना, तो यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है। अब ये कैसे मेजर करते हैं, तो इनके पास एक डिवाइस होता है, वो रिलेटिव चेंज देखता है फ्रिक्वेंसी में, किसमें, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में। फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में जो चेंज होता है, ये जो डिवाइस है ये कैप्चर करता है इसके और उसके तुलना में, उससे पता चल जाता है कि इसकी क्या है, इसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, और तो हाँ बस आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ये बेस्ड ऑन किस पे होता है, चेंज इन फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ पे बेस्ड होके ये काम करता है, बस आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रह जाए, नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आए तो आप बना सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट। अब देखो सबसे पहले नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट को आइडेंटिफाई करके मार्क कर लिया। फिर देखते हैं, ये बोल रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे पूछा हुआ है, किस पे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। आगे देखते हैं, पहला ऑप्शन है द फोर्स नेवर ऑकर सिंगली इन नेचर। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, व्हेन अर्थ पुल्स अ स्टोन डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी द स्टोन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अर्थ, देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ। चौथा ऑप्शन है देयर इज नो कॉज अफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड ऑन थर्ड लॉ। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्टली ये पता है कहाँ लिखा हुआ था, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ था। अब कैसे दिया हुआ था देखो, मैं पहले आपको वही दिखाता हूँ। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, पहला तो ये दिया हुआ था। फोर्सेस ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर, क्या लिखा हुआ है, पेयर। फोर्सेस ऑन अ बॉडी ए एंड बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू दी फोर्स ऑन दी बॉडी बी एंड ए। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज नो कॉज अफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड ऑन दी थर्ड लॉ, नो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नो। इसने क्या पूछा हुआ था,
क्या पूछा हुआ था इसने, देखो देयर इज अ कॉज अफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड ऑन थर्ड लॉ, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि वो बोल रहा है कि ऐसा होता ही नहीं है। और ये क्या बोला है, फोर्स नेवर ऑकर सिंगली इन नेचर, तो हमेशा पेयर में होता है, ये भी सही है कि सेम टाइम पे फोर्स दोनों साइड लगेगा। फिर ये बोल रहा है कि नो कॉज अफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड ऑन थर्ड लॉ, तो सिंपल यहीं से इन्होंने इस लाइन को उठा के आपको यहाँ क्वेश्चन में दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मैग्नीशियम यूज्ड इन, ये पूछ रहे हैं मैग्नीशियम इनमें से किस चीज़ में यूज़ होता है, फायर वर्क टू मेक अ ब्राइट वाइट लाइट, जेम्स स्टोन इन ज्वेलरी, एग्जामिनेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनल ऑफ पेशेंट, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो जो मैग्नीशियम यूज़ होता है वो फायर वर्क में यूज़ होता है। देखो फायर वर्क में जो वाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है ना, वो मैग्नीशियम की वजह से होती है। मैंने एक डायग्राम रखा हुआ है जिसमें आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगा, जैसे वाइट कलर है तो मैग्नीशियम की वजह से निकल रहा है, जो रेड कलर है, देखो ये जो रेड कलर है वो किसकी वजह से निकल रहा है, वो स्ट्रॉन्शियम की वजह से निकल रहा है, ठीक है। जैसे इस बार मैग्नीशियम का ये पूछ लिया कलर, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लू कलर किसकी वजह से निकल रहा है, कॉपर की वजह से, येलो कलर किसकी वजह से निकल रहा है, सोडियम की वजह से, है ना, रेड कलर स्ट्रॉन्शियम के, ऑरेंज कलर किसकी वजह से निकलता है, तो वो कैल्शियम की वजह से निकलता है। अच्छा देखो ऑरेंज के लिए कैल्शियम आप सोचोगे भी नहीं कि ऑरेंज अच्छा कैल्शियम का हो भी सकता है क्या, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स डज नॉट कंटेन कंस्टिट्यूट पेंट्स, तो पहले तो नोट आइडेंटिफाई करके लिख लिया हमने। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, बाउंसर है, आप इस क्वेश्चन को कहीं भी नहीं पढ़ोगे, तो अब इस क्वेश्चन का जनरली आंसर मैं तो बोलूँगा कि स्किप कर देना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ, उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एक्सेलरेटर इसको बोलते हैं। बाकी ये तीनों को तीनों पार्ट होते हैं, टर्पेंटाइल ऑयल और एंटी स्किनिंग एजेंट है ये पॉलीहाइड्रोक्सी फेनॉल्स, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये तीनों के तीनों क्या है, ये कलर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बाकी ये नहीं होता, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्काइली अर्थ मेटल्स, किसके बारे में पूछा, अल्काइली अर्थ मेटल इज नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले नॉट को आइडेंटिफाई करके हमने मार्क कर लिया कि नॉट करेक्ट पूछा हुआ। अब देखो स्ट्रॉन्शियम सॉल्ट बर्न्स विद अ रेड फ्लेम, अभी हम देख के आए कि भाई स्ट्रॉन्शियम रेड कलर का फ्लेम देता है, तो ये तो सही है भाई, ठीक है। बेरियम मेटल इज यूज्ड इन मेडिसिन टू एग्जामिन द एलिमेंट्री कैनल्स ऑफ पेशेंट बाई एक्सरे, ये भी सही है। ग्रीन प्लांट नीड्स मैग्नीशियम, हाँ देखो उनको मैग्नीशियम इन ऑर्डर टू मेक द क्लोरोफिल डेट ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस, तो ये भी सही है। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, रेड कलर ऑफ जेमस्टोन रूबी इज ड्यू टू द एलिमेंट बेरिलियम, ये गलत है, ये गलत है इस वाले केस में, देखो क्योंकि ये जो बेरिलियम वाला है ये इसकी वजह से नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोड्यूस रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इट, तो ये पूछ रहा है कि हीलियम प्रोड्यूस करता है रेड लाइट, आर्गन प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है, या नियोन प्रोड्यूस करता है, तो सिंपली नियोन प्रोड्यूस करता है। अब देखो नियोन तो हमें पता चल गया, इसके साथ साथ हमें फ्यूचर के लिए इन गैसेस के बारे में भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है कि हाइड्रोजन कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, ब्लू वायलेट। हीलियम देखो ऑप्शन में दे, जो ऑप्शन में दिया उसको तो आप ध्यान रख ही लो कि हीलियम प्रोड्यूस करता है पिंक ऑरेंज, नियोन रेड कलर प्रोड्यूस करता है, आर्गन कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, वायलेट प्रोड्यूस करता है, क्रिप्टन लेवेंडर कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके साथ जिनोन ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। तो आप ये कम से कम जो इनर्ट गैस हैं नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, जो वाइडली यूज़ होती हैं इनमें, तो फिर आप इनको तो कम से कम याद रखिएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो आप PDF ले लीजिएगा जो भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सीधे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, बॉइलिंग, आयन एक्सचेंज, लाइम ट्रीटमेंट, बबलिंग, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो सिंपल हार्डनेस को रिमूव करने का मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो आयन्स हैं उनको हटाना है ना, इन्हीं को तो हटाने की बात चल रही है, तो उसको आयन एक्सचेंज मेथड के जरिए हम हटा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, तो इसमें फोटोकेमिकल स्मोक के कंपोनेंट के बारे में पूछा। देखो फोटोकेमिकल के इसको जो स्मोक वाला क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के हर 2-3 साल में एक बार पूछ ही लेता है वो, तो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो सीधे सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ,
पैन होता है, ठीक। उसके बाद ओजोन तो होता ही है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है। तो ये तीनों को तीनों थे, तो ओजोन है, पैन है, ये है ही। हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड तो होता ही है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूकैरियोटिक क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ, तो इन्होंने किसके क्रोमेटिन के बारे में पूछा हुआ है? यूकैरियोटिक के। डीएनए होता है उसमें, ये बोला हुआ है, डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। अब देखो यूकैरियोटिक की बात की गई तो आरएनए हो नहीं सकता, अकेला डीएनए होता नहीं, डीएनए के साथ प्रोटीन भी होता है। क्या होता है? प्रोटीन भी होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, किसके बारे में बात की? कौन सा फाइलम? वुड यू प्लेस एनिमल विथ बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी विदाउट ट्रू इंटरनल कैविटी, और सिलोम नहीं है, कि मतलब सिलोम अब्सेंट होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो इसमें आता है? तो पोरिफेरा आता है, प्लेटीहेल्मिन्थ आता है, सैनिडरिया आता है, एनालिडा आता है। अब देखो ये एनसीईआरटी कहाँ उठाया गया? सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, लाइन में लिखा हुआ है, द बॉडी इज बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल, ठीक, लिखा हुआ है सिंपल, मीनिंग डेट द लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिजाइन, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सेल, इसलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, लेकिन देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सिलोम। तो सिंपल किसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स के। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्लेटीहेल्मिन्थ्स। सिंपल। आपको क्या करना है कि देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये टॉपिक पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे ऐसा टेबल बना लीजिए, आप ऐसे टेबल बना लीजिए, और उस टेबल में यहाँ पे लिख दीजिए पोरीफेरा, यहाँ पे लिख दीजिए प्लेटीहेल्मिन्थ्स, साइनेड्रिया, ऐसे लिख दीजिए, एनालिडा, इसी टाइप से जितने भी फाइलम है वो सबको लिख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखो सिमेट्री क्या है इनकी, सिमेट्री के बाद लिख लो आप उसके बाद कि कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्या है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिख लो सिलोम की क्या कंडीशन है, सिलोम की कंडीशन के बाद देखो कि एक्स्ट्रा उनमें क्या पाया जा रहा है, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सको उनके एग्जाम्पल। इस टाइप से एक टेबल बना लीजिए और बार बार उसको रिवाइज कीजिए, यही इसका एक तरीका है। स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज होते हैं इस चीज़ में, तो आपको एक तरीका यही है कि आप इस टाइप से एक टेबल बना के उसको तैयार कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा प्लेटीहेल्मिन्थ्स आंसर होने वाला है, यहाँ पे दिया हुआ अभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सीधे। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स द एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज, देखो क्या लिखा है? ब्रोनकाई। अब देखो हमने ब्रोनकाई, नेजल पैलेस, एल्वोइली, ट्रैकिया, अब ये चारों चीज़ें दी हुई हैं। देखो हमने एनसीईआरटी में डायग्राम देखा हुआ है। अब देखो ट्रैकिया कहाँ है? गले में। कहाँ पे है? गले में। ये देखो ये ट्रैकिया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बोला नेजल पैसेज, अब ये नेजल पैसेज यहाँ नाक से शुरू होता है, ठीक। 2, तीसरा बोल रहा है ब्रोनकाई, ब्रोनकाई कहाँ पे? ये री ब्रोनकाई, और ये कहाँ पे? यहाँ पे। अभी फेफड़ों के अंदर हम घुसे भी नहीं है, मतलब लंग्स के अंदर हम एंटर भी नहीं किए, तो ये तीनों को तीनों चीज़ें वैसे ही बाहर पाई जाती हैं। तो इस कंडीशन में हम सिंपल ये बोल तो सकते हैं कि ये भी बाहर, ये भी नहीं होगा, नेजल पैलेस ये भी नहीं होगा, ट्रैकिया ये भी नहीं होगा, बचा क्या? एल्वोइली, यहीं पे होगा। अब देखो कहाँ पे था? एल्वोइली प्रोवाइड द सरफेस एरिया वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस, सिंपल लाइन में भी लिखा हुआ। अब एल्वोइली में क्यों होता है? क्योंकि अंदर ये ग्लोब टाइप की स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ट्यूब टाइप का बना होता है इनमें, तो इससे सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है इनको गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन ह्यूमन बॉडी द हार्मोन विच इज सिक्रेटेड इनटू ब्लड एंड विच कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट, ठीक। तो वो सिंपल क्या होता है? एड्रेनलिन होता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ह्यूमन बींग सर्टेन केमिकल्स विच क्रॉस द साइनेप्स बिटवीन द नर्व सेल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम, अब ये किसकी बात कर रहा है? कि जो दिमाग में जितने भी हमारे वो नर्व सेल्स हैं, अब हमें पता है कि नर्व सेल्स ही क्या करता है? ट्रांसमिशन का काम करता है, कोई भी सिग्नल भेजना हो तो ये बोल रहे हैं कि ये कैसे पास करता है। जैसे एक नर्व सेल ये है, मान लीजिए मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये मान लीजिए एक नर्व सेल्स है ये। अब इस नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक अगर कुछ जाना है तो कैसे भेजा जाएगा ये, उसका क्या तरीका होने वाला है, तो ये पूछ रहा है। तो ये बोल रहा है कि वो जो रिलीज़ करने के लिए जारी होता है केमिकल, वो कहाँ से होता है? सेल बॉडी ऑफ नर्व सेल, न्यूक्लियस ऑफ नर्व सेल्स,
नर्व एंडिंग ऑफ नर्व सेल्स, एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल्स। तो ये सिंपली नर्व एंडिंग से, यहाँ से जारी होता है ये टिप से, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होकर वो सिग्नल यहाँ दूसरे वाले सेल्स के पास पहुँच जाता है। इस टाइप से वो सिग्नल ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। अब देखो प्लेटलेट्स के फंक्शन के बारे में हम बार बार पढ़ते आए। तो प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। O2 ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका है, हीमोग्लोबिन का है, जो किस में होता है, आरबीसी में होता है, ठीक। इम्यूनिटी का काम किसका है, WBC का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इट इम्प्लाइज दैट दे हैव सेम। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उनका। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो ये 11th-12th की NCERT से पूछा हुआ क्वेश्चन है, 11th-12th वाले कंसेप्ट से आया है, मतलब 9-10 से नहीं है, ठीक। तो थोड़ा हमारे लिए बाउंसर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसका आंसर है सेम लीनियर मोमेंटम, ठीक। और मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप टैकल नहीं कर सकते, तो आप ये मान के चलिए कि वो 2-3 क्वेश्चन हमें छोड़ने भी हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये हो सकता था, क्योंकि आप क्लास 11-12 की NCERT को थॉरली तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए आपको छोड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब सीधे हम, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। अब देखा होगा कि ऑयल और वाटर को जब भी मिक्स किया जाता है तो ऑयल ऊपर आ जाता है, वाटर नीचे रह जाता है, तो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से मिक्स नहीं होता है, बल्क मॉडुलस नहीं, ये नहीं है, शेयर स्ट्रेन ये भी नहीं है, वॉल्यूम इफेक्ट ये भी नहीं है, सरफेस टेंशन की वजह से ये होता है। अब ये सरफेस टेंशन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ऑयल का जब भी ड्रॉपलेट दिखाया जाएगा तो ऐसा स्क्वेरिकल शेप में होता है कि भाई ऐसा स्फेरिकल शेप में वो बना रहा है, ऐसा देखा है। वाटर का भी यही दिखाता है। तो लिक्विड के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जो सरफेस टेंशन की होती है। उसमें क्या होता है कि लिक्विड की टेंडेंसी है वो को मिनिमम सरफेस को एक्वायर करने की कोशिश करता है। किसको, मिनिमम सरफेस को। किस तरीके से हम मिनिमम सरफेस में हम रहें, तो उस वाली कंडीशन को सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसी वजह से ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं हो पाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस को एग्जिस्ट। अब देखो ट्रिपल पॉइंट के बारे में पूछा हुआ है उन्होंने, द सब्सटेंस को एग्जिस्टेंस, तो लिक्विड फेज भी है, सॉलिड फेज भी है, वेपर फेज भी है। तो ये ट्रिपल पॉइंट तीनों के तीनों फेज में होता है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन डी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधे, लेटेंट हीट करस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन हीट एट कांस्टेंट। अब देखो लेटेंट हीट का किस कांस्टेंट से संबंधित है, तो सीधे सीधे टेम्परेचर से संबंध है और किसी से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट करेक्ट। तो पहले तो नॉट पूछा हुआ है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूछा हुआ। अब देखो आपने ना तो ये 10th में पढ़ा होगा ना 9th में पढ़ा होगा, तो इसके बारे में हम क्या कर सकते थे। जनरली तो ये क्वेश्चन बाउंसर था, लेकिन ऐसे लोग जो मेटा कीवर्ड टाइप के एनालिसिस करके आंसर मारना पसंद करते हैं या कुछ लॉजिक लगा के मारना पसंद करते हैं, तो वो ये लॉजिक लगा सकते थे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर इन फिजिक्स फॉर एक्सप्लेनिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास है तो वो इस क्वेश्चन में सोच सकते थे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। फॉर द ईच मेटल देयर इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी V0 बिलो विच दिस अफेक्ट डज नॉट ऑब्जर्व। ये बिल्कुल सही बात है कि भैया एक थ्रेशोल्ड लिमिट तो होगी ही होगी जिसके नीचे ये वाला अफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सी को पढ़ते हैं, एट अ फ्रिक्वेंसी V greater than V0 the kinetic energy of ejected electron does not change on increasing the frequency of incident light। चलो ये समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है। डी को पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब ये क्या बोल रहा है कि भैया ये मेटल है फलाना, कोई भी XYZ मेटल, मान लो मेटल X है, तो इस पर जो लाइट पड़ रही है तो जितनी ज़्यादा ये लाइट पड़ेगी उतना ही ज़्यादा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा फ्री होंगे, सीधी सी बात है, सिंपल। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। तो ये 3 स्टेटमेंट सही हो गए। तो नॉट करेक्ट पूछा तो क्या ये बचा हमारे पास, ये, ठीक। तो कभी कभी हम कई सारे क्वेश्चनों में इस तरीके से भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम के एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पूछा हुआ है। तो क्या 35.9, 35.5, 35, 37
आंसर हमारा बी है 35.5। ठीक, आगे मैंने टेबल भी रखा हुआ है जिसमें दिया हुआ है, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, कार्बन का कितना है 12, नाइट्रोजन का कितना है 14, ऑक्सीजन का कितना है 16, सोडियम का कितना है 23, मैग्नीशियम का कितना है 24, सल्फर का कितना है 32, क्लोरीन का कितना है 35.5, कैल्शियम का कितना है 40। ठीक, ये हमारा वो हुआ। ये आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक अरोमेटिक कंपाउंड। नॉट पूछा हुआ है, नॉट को पहले आइडेंटिफाई किया, पूछा है, फिर उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक अरोमेटिक कंपाउंड। अब ये हेट्रोसाइक्लिक अरोमेटिक कंपाउंड होते क्या है, पहले तो ये देखो, है ना, जैसे आपने ये रिंग देखा होगा, बेंजीन रिंग, क्या देखा होगा आपने, बेंजीन रिंग देखा होगा, जैसे ये बेंजीन रिंग है, तो जो जितने भी हेट्रो अरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, तो उनमें ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, चाहे वो नाइट्रोजन का हो, चाहे वो सल्फर का हो, किसी का भी हो, लेकिन ये बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं, इनमें से बोला हुआ है कि इनमें से कौन कौन से हैं। तो देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक लिस्ट रख रखी है कि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है अरोमेटिक। देखो फ्यूरेंस, पैरोल्स, टाइफिन, आइडोल, बेंजोफ्यूरन, कार्बाजोल, क्यूनोलाइन, ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब देखो हमारे लिए क्या बचा, फिर देखो यहाँ पे पायरिमिडाइन पहले से ही है, ठीक, फ्यूरन है, और टाइफिन है क्या, थियोफिन, आपने देखा है क्या यहाँ पे थियोफिन, हाँ बिल्कुल थियोफिन भी है। तो इस कंडीशन में बचा क्या, ट्राइपोलॉन, ये नहीं है। ठीक, आप आगे के लिए इस लिस्ट को याद रख सकते हो कि हाँ भाई ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जितने भी ये दिए हों सबके सब एग्जाम्पल्स हैं अरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सीधे, इन विच पार्ट ऑफ द सेल द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। तो सिंपल बोला है कि सबसे पहले क्या होता है, जो भी ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस में, पायरुवेट में। ये 6 कार्बन एटम होते हैं, इसमें 6 कार्बन, और पायरुवेट में कितने होते हैं 3 कार्बन एटम। अब देखो लगभग ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि हर साल इससे एक क्वेश्चन बार बार आया ही है। अब ये पहले आप इस डायग्राम को देखो, ये आप डायग्राम आपको जाना पहचाना दिख जाएगा। अपने पिछले वाले प्रीवियस ईयर के जो मैंने 4 डिस्कस किए हैं, तो उसमें आपने ये डायग्राम को कम से कम 2 बार तो देख ही चुके होगा। अब इसमें सिंपल लिखा हुआ है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्मा, कहाँ, इन साइटोप्लाज्मा, कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, नहीं, न्यूक्लियस में होता है, नहीं, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्मा में। ग्लूकोज कन्वर्ट पायरुवेट में कहाँ होता है, साइटोप्लाज्मा में। ठीक है, ये सिंपल ये दिया हुआ देखो। फिर पायरुवेट कन्वर्ट होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, अलग अलग जगह पे। ठीक है, सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल एंड ओवरी सब्सिक्वेंटली डेवलप इनटू। तो ये बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में डेवलप होता है, ओवरी किस में डेवलप होता है। तो सिंपल ओव्यूल सीड में डेवलप होता है और ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एनसीईआरटी में लाइन में दिया हुआ, देखो मैंने आपके लिए रखा हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एम्ब्रायो विद इन द ओव्यूल। द ओव्यूल डेवलप्ड अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, सीड में। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म द फ्रूट। ओवरी किस में कन्वर्ट हो रही है, फ्रूट में। ठीक, सीड एंड फ्रूट रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो ये फिर से वही क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने देखा था, देखो वो ग्लूकोज वाला जो डायग्राम हमने देखा था, कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन टू CO2 एंड H2O एंड एनर्जी इन ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहा है, सभी ऑर्गेनिज्म में ब्रेक डाउन होता है, यही बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा, एनर्जी बनेगा। तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि हमने कुछ जगह देखा है ईस्ट में क्या होता है कि ये नहीं होता, ईस्ट में ये नहीं होता। ईस्ट में क्या बन रहा है, इथानॉल भी बन रहा है। तो ये वाला ऑप्शन वहाँ पे फिट नहीं होगा, तो ये वाला गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी इन अवर मसल सेल्स। तो मसल सेल्स में क्या हमको ये मिलता है, नहीं, ये भी नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे हमें लैक्टिक एसिड मिलता है, इथानॉल नहीं मिलता। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू CO2 H2O एनर्जी इन ऑल एरोबिक टिश्यूज। ठीक, क्या बोल रहा है कि भाई ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू CO2 H2O एनर्जी, CO2 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा,
वाटर मिलेगा, एनर्जी मिलेगा एरोबिक। अब एरोबिक इन प्रेजेंस, एरोबिक का मतलब क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहीं पे हमें क्या मिलता है, एरोबिक में पानी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और एनर्जी मिलती है। अब देखो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो अब्सेंस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कहाँ होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यही पूछा हुआ है यहाँ पे देखो। ग्लूकोज ब्रेक इनटू CO2 H2O एनर्जी इन ऑल एरोबिक टिश्यूज। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सीधे। ये मैंने देखो वापस से आपके लिए रखा हुआ अभी था कि यहीं से ये पूछा हुआ। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन अ सेम फील्ड बट इन डिफरेंट रोज इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सिंपली इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। ये भी NCERT में आपके दिया हुआ है। ठीक, और ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने एक फसल कर ली, मान 6 महीने तक एक फसल की, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ज़मीन को थोड़ा हील होने के लिए दूसरी फसल करेंगे। सेम टाइप की फसल को रिपीट नहीं करते, इसमें क्या करते हैं हम, सेम टाइप की फसल को, सेम टाइप की क्रॉप को हम रिपीट नहीं करते इसमें। ठीक, अलग अलग क्रॉप्स को हम यूज़ करते हैं क्रॉप रोटेशन में। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम 2021 के भी जितने 2024 से स्टार्ट करके हम 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2019 के जितने क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप उनको शेयर कर सकते हो। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है CAPF विद कुमार। और अगर आपको और भी किसी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप वो मुझे बता सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल भी है CAPF विद कुमार @gmail.com। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इशू है और मैं आपकी उसमें अगर कोई भी हेल्प कर सकूँगा तो आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।